वेलकम डियर क्लास 12 स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रोबेबिलिटी थ्योरी। प्रोबेबिलिटी के अंदर आपके यहाँ 3 चैप्टर्स में दिए गए हैं, जिसमें ये पहला चैप्टर है प्रोबेबिलिटी का। और ये चैप्टर कंटिन्यूड है क्लास 11th में जो प्रोबेबिलिटी आप पढ़ के आए हैं उससे। तो थोड़ा सा पीछे का हम रिवाइज करेंगे जो क्लास 11th में आपने पढ़ लिया है, और उसके बाद में इसको आप गो थ्रू कर सकते हैं। तो आपकी बुक में पहली एक्सरसाइज जो है वो पिछले काम को ध्यान में रखते हुए ही की गई है, जिससे आपको पिछला काम याद आ जाए। तो पहले हम समझ लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी थ्योरी में बेसिक्स क्या हैं, और उसके बाद में हम इसको आगे पढ़ सकते हैं। तो आज का जो लेक्चर है ये पूरी तरह से बेस्ड है आपके प्रीवियस वर्क पर, तो जो आपने पीछे पढ़ लिया है। तो पूरा लेक्चर जब खत्म कर लेंगे तो हम आगे की काम इसमें स्टार्ट कर देंगे। तो आ जाते हैं इस पर। सबसे पहले आप आइए, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं मैं प्रोबेबिलिटी थ्योरी, इसमें कोई परेशानी आपको नहीं आनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सपेरिमेंट्स पर। टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंट। अगर किसी को बिल्कुल प्रोबेबिलिटी थ्योरी नहीं आती ना, बेसिक से सीखनी है, बिल्कुल शुरुआत सीखनी है, तो आप इस लेक्चर को कीजिए, आपको बिल्कुल शुरू से समझ में आ जाएगी। टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंट, दो तरह के एक्सपेरिमेंट आप बात कर सकते हो। एक तो होते हैं डिटरमिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट। डिटरमिनिस्टिक डिटरमिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट्स, और दूसरे होते हैं प्रोबेबिलिस्टिक एक्सपेरिमेंट। प्रोबेबिलिस्टिक एक्सपेरिमेंट्स, इसी को हम रैंडम एक्सपेरिमेंट्स के नाम से जानते हैं। रैंडम एक्सपेरिमेंट्स, आप देखिए जैसे नाम है डिटरमिनिस्टिक, तो इसमें रिजल्ट आपका डिटरमाइंड है कि रिजल्ट जो है आपका पक्का रहेगा क्या आना है। जैसे लैब के अंदर जो आप एक्सपेरिमेंट्स करते हैं वो हमेशा पता होता है उसमें क्या रिजल्ट आने वाला है। दो तरह के केमिकल्स को आप मिलाइए, थर्ड केमिकल पहले से पता होगा वो कौन सा बनने वाला है। तो डिटरमिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट्स में आउटकम इज नोन, जो मेजर डिफरेंस है इनका, आउटकम इज नोन। जबकि रैंडम एक्सपेरिमेंट्स में या प्रोबेबिलिस्टिक एक्सपेरिमेंट्स में जो आउटकम है वो अननोन होता है, आप पहले से नहीं बता सकते कि रिजल्ट क्या आएगा। अब जैसे अगर आप एक कॉइन को उछालते हैं तो आप नहीं बता सकते कि हेड आएगा या टेल आएगा। अगर आप एक डाइस को शफल करते हैं, डाइस को अगर आप फेंकते हैं तो 1 से लेकर 6 तक नंबर्स आते हैं डाइस में, जो लूडो की डाइस होती है ना, 1 2 3 4 5 6, तो आप नहीं बता सकते कौन सा डॉट ऊपर आएगा। तो ऐसे में आउटकम वहां पर नोन नहीं है, तो हम कहते हैं उनको रैंडम एक्सपेरिमेंट्स। आउटकम अगर नोन होता है तो वो होते हैं डिटरमिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट्स। तो हमें केवल पढ़ने हैं अपने रैंडम एक्सपेरिमेंट्स या प्रोबेबिलिस्टिक एक्सपेरिमेंट्स। तो ये दो तरह के एक्सपेरिमेंट्स हैं, मैंने बताया आपको। इसके बाद में आप आ जाइए, नेक्स्ट इज सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस, ये समझ लीजिए जैसे सारी चीजों को हम बताना चाहें भाई क्या क्या चीजें हो सकती हैं, और उसका एक सेट बना दें, वो सैंपल स्पेस कहलाएगा। जैसे मान लीजिए आप कॉइन को छाल रहे हैं, तो क्या क्या आ सकता है, हेड आ सकता है, टेल आ सकता है। हम ये तो कहेंगे नहीं कॉइन खड़ा हो सकता है, ये तो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल चीज मानते हैं हम। तो यहां पर अगर सैंपल से बताएं तो जितने भी नंबर ऑफ तरीके से उसमें आउटकम हो सकते हैं, उनका जो सेट है वो कहलाता है सैंपल स्पेस। ए सेट consisting of all outcomes, all outcomes is called a sample space for a given experiment, for a given definitely random experiment.
तो किसी भी एक्सपेरिमेंट के लिए आपको पहले एक सैंपल स्पेस पता होना चाहिए कि किस किस तरह के आउटकम हो सकते हैं। जैसे मैंने बताया आपको, आप कॉइन उछाल रहे हैं हेड और टेल, अगर आप एक डाई को रोल कर रहे हैं तो 1 2 3 4 5 6 छह तरह के आउटकम हो सकते हैं। अगर आप एक कार्ड के सेट को शफल कर रहे हैं, डेक ऑफ कार्ड्स 52 कार्ड्स का होता है, उसको अगर आप शफल कर रहे हैं तो उसमें कोई सा भी कार्ड ऊपर आ सकता है, तो वो जो है उसके सारा जो ब्यौरा है ना, उसका जितना भी मेंशन है, सारे कार्ड्स को मेंशन कर दीजिए, 52 कार्ड्स को, वो सारा उसका सैंपल स्पेस कहलाएगा। तो सैंपल स्पेस के अंदर जितने भी आउटकम हो सकते हैं वो सारे हम एक बार राइट डाउन कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस के बाद आप आ जाइए इवेंट्स पर। इवेंट्स, इवेंट्स जो है आपके पास दो तरह की इवेंट्स हम पढ़ेंगे। एक तो इसमें होती हैं एलिमेंट्री इवेंट। बेसिकली वी स्टडी टू टाइप्स ऑफ इवेंट्स। नंबर वन, एलिमेंट्री। इसको हम सिंपल इवेंट भी कहते हैं, एलिमेंट्री और सिंपल इवेंट। नंबर टू, कंपाउंड इवेंट। कंपाउंड, और इसको कंपोजिट भी कहते हैं, कंपोजिट इवेंट्स। इवेंट्स यानी क्या क्या होने वाला है, इवेंट का मतलब क्या चीज हो सकती है। तो जितने सैंपल स्पेस के अंदर पॉइंट्स है ना, वो सारे पॉइंट्स कहलाते हैं इवेंट्स। जैसे आपने डाई को रोल किया, 1 आना एक इवेंट हो गया, या आप कहें ऑड नंबर आना एक इवेंट हो गया। मतलब आपसे कहा जाए कि जैसे आप डाई रोल कर रहे हैं तो बताइए ऑड नंबर आ जाए, तो ऑड नंबर आ जाए तो ऑड नंबर का आना एक इवेंट हो गया, इवन नंबर का आना एक इवेंट हो गया। आप कहें कि 2 का मल्टीपल आना चाहिए या 3 का मल्टीपल आना चाहिए, वो एक इवेंट हो गया। या आप कहें कोई भी एक नंबर आ जाए 1 से लेकर 3 तक, वो एक इवेंट हो गया। अगर आप कार्ड को शफल कर रहे हैं, कार्ड के डेक को शफल कर रहे हैं, तो उसमें मान लीजिए क्वीन ऑफ हार्ट्स अगर ये कहूं मैं, तो वो एक इवेंट हो गया। मैं केवल क्वीन कहूं, क्वीन आ जाए, तो वो भी एक इवेंट हो गया। अब इसमें बात है कि ये एलिमेंट्री और कंपाउंड कब बनेंगे। अगर सैंपल स्पेस का केवल एक पॉइंट आप कंसिडर कर रहे हैं तो फिर वो कहलाता है एलिमेंट्री या सिंपल इवेंट। जैसे मान लीजिए मैं कहूं कि क्वीन ऑफ हार्ट्स आना, डेक डेक में से, डेक ऑफ कार्ड्स में 52 कार्ड्स होते हैं, क्वीन ऑफ हार्ट्स का आना, तो क्वीन ऑफ हार्ट्स का आना ये एक सिंगल इवेंट, मतलब एक सिंपल इवेंट कहलाएगी। लेकिन अगर कह दो क्वीन आना, तो 4 क्वीन होती हैं, तो 4 में से कोई सी क्वीन आ सकती है, तो उस समय वो कंपाउंड या कंपोजिट इवेंट कहलाएगा। अगर मैं आपसे कहता हूं कि 1 का आना, अगर डाई को रोल कर रहे हैं, 1 आना एक सिंपल इवेंट है, लेकिन वो ऑड नंबर आना कंपाउंड इवेंट है। यानी अगर आप सैंपल स्पेस में से पॉइंट्स उठा रहे हैं, एक पॉइंट उठा रहे हैं, तब तो वो होगी सिंपल इवेंट। लेकिन अगर एक से ज्यादा पॉइंट उठा रहे हैं तो फिर वो कहलाएगी कंपोजिट इवेंट या कंपाउंड इवेंट। ठीक है, सैंपल स्पेस में से अगर आप एक ही पॉइंट उठा पा रहे हैं तो फिर वो एक सिंपल इवेंट है, अगर एक से ज्यादा पॉइंट उठा रहे हैं तो फिर वो एक कंपाउंड इवेंट है। जैसे मैंने बताया क्वीन ऑफ हार्ट्स, तो एक ही पॉइंट तो उठाओगे आप, 52 में से एक ही कार्ड है। लेकिन अगर आपके पास आपका क्वीन उठानी है तो क्वीन, 4 क्वीन होती हैं, तो 4 में से कोई सी भी क्वीन आ सकती है, तो ऐसे में 4 क्वीन मिलाकर कंपाउंड इवेंट कहलाएगा। ठीक है ना, तो कंपाउंड इवेंट्स और सिंपल इवेंट्स में आप अंतर रखेंगे। हालांकि ये सब चीजें बहुत ही कॉमन है, ध्यान रहती हैं, लेकिन फिर भी एक बार आपको नामकरण इनका होना चाहिए। अब इसके बाद में हम थोड़ी सी बात प्रोबेबिलिटी की कर सकते हैं। अब किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं। प्रोबेबिलिटी दैट एन इवेंट ए
एन इवेंट ए विल ऑकर, ऑकर या हैपन एक ही बात है, तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं पी ए से, पी ए यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो यहां पर इवेंट ए के होने के कुल प्रकार, तो उसको हम कहेंगे फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स ऑफ इवेंट ए। अब ये इवेंट ए कंपाउंड इवेंट भी हो सकती है और सिंपल इवेंट भी हो सकती है, और यहां पर आएंगे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स यानी सैंपल स्पेस में जितने पॉइंट्स हैं वो सारे। तो ए कितनी बार कितनी तरह से हो सकता है, वो तो हो गया उसके फेवरेबल इवेंट, और आउटकम्स टोटल आउटकम्स जो सैंपल स्पेस के टोटल नंबर पॉइंट्स हैं वो उसके लिए। अब जैसे मान लीजिए मैं कहूं ऑड नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, अगर हम एक डाई को रोल कर रहे हैं तो ऑड नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो आप देखिए ऑड नंबर कौन से होते हैं 1 से लेकर 6 तक। अगर आप रोलिंग की बात करें, डाई की बात करें, तो उसमें आपके पास 6 नंबर आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 तक। तो 1 3 और 5 ये तीनों ऑड नंबर हो गए, तो 3 आउटकम हो सकते हैं फेवरेबल इवेंट के लिए, और टोटल नंबर आउटकम है 6। तो 3/6 अगर हम करते हैं तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/2। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी जो हम निकालते हैं तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम से कभी भी फेवरेबल आउटकम ज्यादा नहीं हो सकते, हमेशा ये ज्यादा रहेगा। ज्यादा क्या होगा, आप सारे उठा लें। जैसे मान लीजिए आपने डाई को रोल किया हुआ है और आपके 1 से 6 तक नंबर आने की प्रोबेबिलिटी, 1 से 6 तक नंबर आता है, तो जब भी आपको डाई रोल करेंगे 1 से 6 तक ही नंबर आएगा, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम भी 6 हो गए, 1 2 3 4 5 6, और नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम वो भी 6 हो गए। तो उस समय एक श्योर इवेंट होती है, तो ऐसे में हम बात करते हैं श्योर इवेंट की। श्योर इवेंट जो हमेशा होगी, जो हमेशा होकर रहेगी, इसकी प्रोबेबिलिटी रहती है 1। श्योर इवेंट का मतलब द इवेंट विच विल ऑलवेज हैपन, जैसे अभी बात करी मैंने। तो ऐसे में अगर अच्छा जैसे मान लीजिए कार्ड का डेक आप शफल कर रहे हैं और उसमें से एक कार्ड निकाला, अब मैं कहता हूं वो कार्ड ब्लैक या रेड होगा, ब्लैक या रेड आने की प्रोबेबिलिटी, तो आप जानते हैं कि 2 तरह के ब्लैक कार्ड्स होते हैं, 2 तरह के रेड कार्ड्स होते हैं, तो ब्लैक या रेड कार्ड ही आएगा, तो ऐसे में उसकी प्रोबेबिलिटी भी 1 हो जाएगी। लेकिन अगर मेरे को रेड कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी, तो रेड कार्ड आने के लिए रेड कार्ड होते हैं 26, 13 के 4 डेक होते हैं, तो 13 30 26 और टोटल कार्ड्स हो गए 52, तो 13 और 13 26/52 यानी 1/2 प्रोबेबिलिटी होगी किसी एक रेड कार्ड के आने की, और इतनी प्रोबेबिलिटी होगी ब्लैक कार्ड के आने की। तो ऐसे में जब प्रोबेबिलिटी निकालें तो आपको देखना है फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं इवेंट ए के लिए, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं। टोटल नंबर आउटकम आते हैं स्पेस से, पूरा सैंपल स्पेस से, इवेंट को आप डिजाइन करते हैं। तो ये तो होगी श्योर इवेंट। इसके बाद में होती है एक इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट यानी हो ही नहीं सकता। जैसे आपने डाई को रोल करा और मेरे को 7 आने की प्रोबेबिलिटी, वैसे आ ही नहीं सकता, 7 कैसे आ जाएगा, 6 तक ही तो नंबर होते हैं, तो 7 आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 0। तो जब भी हम बात करेंगे इम्पॉसिबल इवेंट की तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 0। तो आप देखो प्रोबेबिलिटी कभी 1 से ज्यादा नहीं जाएगी और 0 से कम नहीं हो सकती, तो प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच में ही लाई करती है। किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में लाई करती है। तो एक नोट बना के लिख लीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, एनी केस विल ऑलवेज लाई बिटवीन 0 एंड 1। अगर 0 से कम आया है तो आपका आंसर गलत है, 1 से ज्यादा आया है तो आंसर गलत है। तो ऐसे में ध्यान रखना है प्रोबेबिलिटी हमेशा फ्रैक्शन में, है ना, और या फिर डेसिमल में, और वो भी 0 1 के बीच में रहना चाहिए। हमेशा आप देखेंगे कि आपके पास जो प्रोबेबिलिटी आ रही है वो 0 और 1 के बीच में ही मिलेगी किसी भी इवेंट के लिए, चाहे वो कंपाउंड इवेंट हो चाहे वो सिंपल इवेंट हो। तो ये हो गया आपका श्योर इवेंट और इम्पॉसिबल इवेंट। इसके बाद में आ जाइए आप, इसमें एक शब्द आप सुनेंगे, इक्वली लाइकली केसेस।
इक्वली लाइकली आउटकम्स, तो इसमें हेडिंग डालिए इक्वली लाइकली आउटकम्स, इक्वली लाइकली आउटकम्स। जैसे आप एक डाई को रोल कर रहे हैं तो 1 से 6 तक कोई भी नंबर कोई सा भी आ सकता है, तो इक्वली लाइकली आउटकम्स है। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी के अंदर हम लेते ही वो केस हैं जिनमें इक्वली लाइकली आउटकम्स हो। अब मान लीजिए अगर हम डाई पर कोई हैवी चीज चिपका दें, ठीक है, मान लीजिए एक ड्रॉप हम आयरन को मेल्ट करके और वहां पर चिपका दें, तो आप समझ रहे हैं कि जो आयरन मेल्ट हो गया वो नीचे जाएगा, तो डाई को रोल करोगे तो आयरन वाली साइड नीचे चली जाएगी। जैसे मान लीजिए आप 1 और 6 दोनों अपोजिट होते हैं, आप डाई को देखिए 1 और 6 अपोजिट होते हैं, तो 1 पर मैंने अगर कोई आयरन का कोई पॉइंट, कोई डॉट, कोई चिपका दिया, तो क्या होगा, वो आयरन वाला पीस नीचे जाएगा, तो उस समय 6 वाला ऊपर आएगा, तो उस समय वो अनबायस्ड, सॉरी बायस्ड कॉइन, बायस्ड डाई हो जाएगी, और वहां पर जो आउटकम्स है वो इक्वली लाइकली नहीं होंगे। ठीक है, तो इक्वली लाइकली आउटकम्स के ही हम सारे केसेस लेते हैं, जिससे कि सभी को हम स्टडी कर सकें, जितने भी केसेस हैं सबके बारे में इंडिपेंडेंट स्टडी हो सके। तो यहां पर जब हम बात करेंगे तो जब भी आप आउटकम्स लेंगे वो इक्वली लाइकली ही लिए जाते हैं। इक्वली लाइकली आउटकम्स के बाद आप आ जाइए कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, जैसे मान लीजिए ए एक इवेंट है, ठीक है, तो ए का होना एक इवेंट हो गई, और ए का ना होना वो एक ही कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट हो जाएगी। जैसे मैं कहूं 1 से 5, 1 से लेकर 6 तक के डाई पर नंबर्स हैं, तो 5 आने की प्रोबेबिलिटी पी ए, और 5 ना आने की प्रोबेबिलिटी जो ए का आउटकम होगा उसका उल्टा, यानी बाकी बचे हुए नंबर में कोई सा नंबर आ जाए, तो उसको हम डिनोट करते हैं ए बार से, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। लेट ए बी एनी इवेंट, देन the complementary event of A is denoted by A बार, या हम इसको A डैश से भी डिनोट कर लेते हैं। ऑल्सो अगर आपके पास पी ए मालूम है तो पी ए बार को लाने के लिए आप 1 में से पी ए को माइनस कर दो, 1 में से पी ए को, यानी कि आप ये समझ सकते हो पी ए और पी ए बार ये मिलकर के 1 बनाएंगे। तो जैसे 5 आए या 5 ना आए तो उस समय पी ओ पी ए बार, तो उस समय उसका सम 1 हो जाएगा। ठीक है, तो जितनी प्रोबेबिलिटी होती है आने की 1 में से माइनस कर दो, उसके नहीं आने की प्रोबेबिलिटी भी उतनी ही हो जाती है। तो ये हो जाता कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, इसके बाद आप आ जाइए एग्जॉस्टिव इवेंट्स। एग्जॉस्टिव इवेंट्स, इससे स्टूडेंट्स काफी जो है कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जॉस्टिव इवेंट का नाम सुनकर के। एग्जॉस्टिव इवेंट में सारी की सारी इवेंट्स कंसिडर हो जानी चाहिए। जैसे मान लीजिए मैं कहूं ए और बी 2 इवेंट हैं, ठीक है, सैंपल स्पेस से पॉइंट्स उठाएंगे, तो ए और बी को मिलाकर के पूरा सैंपल स्पेस कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर ए और बी 2 इवेंट्स हैं तो उनको मिलाकर के अगर सैंपल स्पेस कंप्लीट हो जाता है तो वो दोनों इवेंट कहलाएंगी एग्जॉस्टिव, यानी वो सारा का सारा सैंपल कंप्लीट कर रही हैं। 3 इवेंट ले लो, 3 इवेंट आपकी जो एग्जॉस्टिव हो सकती हैं, 2 इवेंट एग्जॉस्टिव हो सकती हैं। तो यहां पर जब हम बात करेंगे एग्जॉस्टिव इवेंट्स की, तो सैंपल स्पेस के सारे पॉइंट्स उन इवेंट्स में आ जाने चाहिए। तो अगर मैं कह रहा हूं ए और बी 2 एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं, इफ ए एंड बी आर
एग्जॉस्टिव इवेंट्स। एग्जॉस्टिव समझ तो रही हैं आप, एग्जॉस्टिव मतलब होता है सब कुछ ले लेना, कुछ बचे नहीं। आर एग्जॉस्टिव इवेंट्स देन ए यूनियन बी, ए और बी का यूनियन मस्ट contain the whole sample space। और जब मैं बात करूंगा एग्जॉस्टिव इवेंट्स की, तो उस समय इनकी प्रोबेबिलिटी जो होगी वो 1 होगी। इसमें नोट कर लेना चाहिए, फॉर एग्जॉस्टिव इवेंट्स, कुछ बचा नहीं ना, सब कुछ आ गया। For exhaustive events A and B, P of A union B is equal to 1। मैं फिर डिक्लेयर कर रहा हूं, केवल एग्जॉस्टिव इवेंट के केस में ऐसा होगा। अगर ऐसा है तो एग्जॉस्टिव इवेंट होंगी, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर एग्जॉस्टिव इवेंट्स नहीं होंगी। ये इफ एंड ओनली में ध्यान रखना, एग्जॉस्टिव इवेंट्स पर P of A union B 1 होगा, और P of A union B 1 है तो A और B एग्जॉस्टिव इवेंट्स होंगी। एग्जॉस्टिव का मतलब यह सब कुछ नहीं बचना चाहिए, सब कुछ ले लिया, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए मैंने कहा ए, आउटकम अगर आपका ऑड है, आपका सैंपल स्पेस है 6 पॉइंट्स का, एक डाई को रोल किया गया है, और आउटकम मैं कह रहा हूं ए इवेंट है ऑड नंबर आना, और बी इवेंट कर देता हूं इवन नंबर आना। तो जब ए और बी लोगे सारा सैंपल स्पेस आ जाएगा, ऑड वाले भी आ गए, इवन वाले भी आ गए 6 तक। तो ऐसे में अगर आप कहते हैं कोई सा भी नंबर आ जाए तो भाई पी ऑफ ए भी 1 हो जाएगा, क्योंकि श्योर है या तो ऑड आएगा या इवन आएगा। या ऐसे कर लें कि 1 2 3 ये हो गया ए, 4 5 6 ये हो गया बी। अब आप दोनों को मिलाओ, एग्जॉस्टिव हो गई। दोनों को मिलाने पर सैंपल पे सारे पॉइंट्स आ गए। तो जब एग्जॉस्टिव इवेंट्स हो जाएं तो उनकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है। ये हमारा चेक करने का तरीका भी रहेगा। एक क्वेश्चन इस तरह का आया करता है, पूछा जाता है कि बताइए दोनों इवेंट्स एग्जॉस्टिव है या नहीं। तो आपको केवल चेक करना है उसका ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी कितनी है। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी 1 आती है, देन ओनली वी कैन से द इवेंट्स आर एग्जॉस्टिव। बिल्कुल इतनी ही डेफिनेशन एग्जॉस्टिव की, इससे बाहर नहीं जाना एग्जॉस्टिव के लिए। आप मतलब पूरा एग्जॉस्टिव वे में बता दिया है मैंने। तो इसमें आपको एग्जॉस्टिव जो है परेशान कर सकता था बाद में, लेकिन अगर आप इतने पार्ट को ध्यान रखेंगे तो पता चल जाएगा एग्जॉस्टिव का रियल जो मीनिंग है वो क्या है, और उसको अप्लाई हमें कैसे करना है। दिस इज फॉर एग्जॉस्टिव इवेंट्स। इसके बाद में आ जाते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ये शब्द है जिसकी वजह से वो एग्जॉस्टिव वाला जो वर्ड है ना परेशान कर जाता है। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स को समझने के लिए मैं केवल एक वर्ड कहूंगा आपसे, उससे आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। इसके लिए बस ध्यान रखो डिसजॉइंट। अगर आपने सेट थ्योरी पढ़ी है, डिसजॉइंट जानते हैं आप। डिसजॉइंट का मतलब बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। अगर मैं कह रहा हूं कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, इसका मतलब उनमें आपस में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, ठीक है। अब आप कंपेयर कर सकते हो, पीछे भी जो एग्जॉस्टिव का केस लिया था ए और बी का, आपको जी वो भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव थी, लेकिन वो एग्जॉस्टिव कैसे हो जाएंगी। देखो अब जरा, अगर मैं बात कर रहा हूं ए और बी की, फिर से आप देखिए, अगर ऑड नंबर या इवन नंबर की बात कर रहे हैं, ठीक है, डाई रोल करिए आपने। ऑड नंबर कौन से आ सकते हैं, 1 3 5। इवन नंबर कौन से आ सकते हैं, 2 4 6। अब ये दोनों जो इवेंट्स हैं ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हैं, ठीक है। और अभी बात करी थी वो एग्जॉस्टिव भी थी। तो एग्जॉस्टिव का कायदा अलग है। एग्जॉस्टिव के लिए आप देखो कि पी ऑफ ए यूनियन बी में देख रहा हूं 1 आना चाहिए, हो गया काम खत्म, आ रहा है तो। और एक्सक्लूसिव के लिए, एक्सक्लूसिव के उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, कोई भी इवेंट का पॉइंट कॉमन नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके लिए बात है डिसजॉइंट की। तो डिसजॉइंट में कुछ भी कॉमन नहीं आता है। डिसजॉइंट मतलब बिल्कुल अलग, और वैसे तो एक्सक्लूसिव का मतलब भी अलग होता है। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव यानी आपस में बिल्कुल अलग अलग। तो 3 भी हो सकती हैं इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, 3 इवेंट भी हो सकती है जो अलग अलग होंगी। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में आपको इवेंट सब अलग अलग मिलने वाली हैं। और इसी के साथ दूसरा नंबर याद रखिए इसी का, नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव।
नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, और इसके लिए एक वर्ड मैं आपको और दे रहा हूं, इनको हम कहते हैं इंक्लूसिव इवेंट्स। एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव ऐसे याद रख सकते हैं, इंक्लूसिव इवेंट्स। इंक्लूसिव में डिफरेंट होना जरूरी नहीं है, और ऐसा भी नहीं है ए और बी के सारे एलिमेंट सेम हो जाएंगे, कॉमन हो सकते हैं कुछ एलिमेंट्स, कॉमन एलिमेंट हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं कहूं डाई को रोल किया, और डाई रोल करने में मैं कह रहा हूं कि ऑड नंबर आ जाए, इवेंट ए, ठीक है, इवेंट ए में हो गया 1 3 5, और इवेंट बी में रखता हूं ए मल्टीपल ऑफ 3, तो 3 और 6 आ जाएंगे। तो आप देखिए ये अब एक्सक्लूसिव नहीं है, ए और बी में एक्सक्लूसिविटी की जो बात है वो अब नहीं है, 3 कॉमन आ रहा है दोनों में, तो ऐसे में ये इंक्लूसिव इवेंट का केस होगा, ठीक है। तो इसमें जब हम पी ऑफ ए में कंपेयर करते हैं, जैसा अभी हमने एग्जॉस्टिव में करा था, तो देखो इसके लिए बिल्कुल जनरल जो फॉर्मूला है जो आपका इंक्लूसिव में चलेगा, तो फॉर्मूला ध्यान रखेंगे, पी ऑफ ए यूनियन बी विल बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। पी ऑफ ए इन बी, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, जो कॉमन वैल्यूज उनको हटा दो, मतलब उनकी प्रोबेबिलिटी को हटा देंगे। तो ये आपने सेट थ्योरम में पढ़ा हुआ है, एन ऑफ ए इन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस के एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये आया भी वहीं से ही है। तो जनरली ये हुआ, लेकिन अगर यही चीज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए हो जाए, नोट, if A and B are mutually exclusive, तो ये इंप्लाई करेगा कि P ऑफ A इंटरसेक्शन B विल बी 0, ठीक है ना। अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा, कुछ कॉमन नहीं है, कॉमन नहीं से प्रोबेबिलिटी कहां से आएगी, 0 हो जाएगा, हो ही नहीं सकती वो इवेंट। तो ऐसे में P of A union B, it will be just PA sum PB, PA और PB का सम रह जाएगा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में, ठीक है ना। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इंक्लूसिव और तीसरा एग्जॉस्टिव, इन तीनों पर वर्क करना है, क्योंकि ऐसा ना हो इनमें आपस में गुत्थम गुत्था हो जाए। तो आपको एक्सक्लूसिव मैंने अच्छे से बताया, इंक्लूसिव अच्छे से बताया, और एग्जॉस्टिव। सबसे पहले एग्जॉस्टिव को ध्यान रखो, एग्जॉस्टिव में ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी 1 हो जाती है। अगर दो इवेंट्स म्यूचुअली एग्जॉस्टिव है, म्यूचुअली वर्ड वहां यूज नहीं करते, एग्जॉस्टिव है, तो एग्जॉस्टिव में सब कुछ ले लिया आपने, मुंह से बोलो सब कुछ ले लिया, जब सब कुछ ले लिया तो प्रोबेबिलिटी 1 आनी है, श्योर इवेंट हो गई। तो पी ऑफ ए यूनियन बी, दो इवेंट अगर ए और बी कह रहे हैं, तो उनकी प्रोबेबिलिटी अगर 1 आती है यूनियन की, ए यूनियन बी, तो वो एग्जॉस्टिव, और नहीं आती है तो एग्जॉस्टिव नहीं है। इसका एक्सक्लूसिव से कोई लेना देना नहीं है, दूर दूर तक। स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज रहते हैं एग्जॉस्टिव में और इसमें, आपके एक्सक्लूसिव में बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को। तो आप लोग ध्यान रखें, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में अब आप क्लियर कर सकते हैं डिसजॉइंट, ये वर्ड दिया मैंने आपको, डिसजॉइंट का मतलब ए इंटरसेक्शन बी 0, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 0, ए इंटरसेक्शन बी एम्प्टी, इसको लिख देता हूं ए इंटरसेक्शन बी एम्प्टी सेट, यानी कुछ है ही नहीं उसके अंदर, और उसके लिए प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 0। और अगर यही आपका म्यूचुअली इंक्लूसिव का केस है, जो कि जनरल केस है, तो उसमें आप ये फॉर्मूला लगाइए, पी ऑफ ए बी हो जाएगा पी ए प्लस पी बी माइनस के पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ये आपका म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इंक्लूसिव और एग्जॉस्टिव के सारे केसेस मैंने बताए आपको। क्वेश्चन करने से और ज्यादा क्लैरिटी आएगी। इसके बाद में आ जाइए यूनियन और इंटरसेक्शन। यूनियन थोड़ा थोड़ा तो हमने समझ लिया है, यूनियन ऑफ टू इवेंट्स, ऐसे ही इंटरसेक्शन एंड इंटरसेक्शन। वैसे तो बात हो गई इसमें, क्योंकि ये पहले पढ़ चुके हैं ना, आपको थोड़ा सा आगे निकल ही जाता है। तो कर ही लिया आपने, पी ऑफ ए इन बी
आपका रहेगा टू इवेंट्स पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये रहेगा इंटरसेक्शन ऑफ टू इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी। तो पी एफ ने बताई दिया आपको, जो इंक्लूसिव है तो क्या केस है, और एक्सक्लूसिव है तो क्या केस है, और जो एग्जॉस्टिव है तो क्या केस है। तो ये आपकी कुल मिलाकर के पूरी थ्योरी हो गई है जो बेसिक्स में है। इसके बाद में आगे जो थ्योरी आएगी वो थोड़ा एडवांस आएगी। ये आप लोगों ने 11th में इतना ही पढ़ा है और इसके ऊपर ही सारे काम किए हैं। इसके अलावा मैंने एक चीज छोड़ी है जिसमें कि आपका ऑड्स निकालने का केस होता था, उसकी जरूरत अभी नहीं पड़ने वाली है, तो उसको क्लास 11th में रहने देते हैं। ये हमारा काम चलेगा, यहां से हम आगे बढ़ेंगे और कल मैं पहले इसकी एक्सरसाइज ए कराऊंगा और फिर उसके बाद हम आगे की एक्सरसाइज करते चले जाएंगे। बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी प्रोबेबिलिटी में। प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन के सही होने की प्रोबेबिलिटी 1 बनानी है हमें, ठीक है ना। श्योर इवेंट होने चाहिए, इसका क्वेश्चन ठीक ही होगा। और केवल कंसेप्ट की बात है, आप कंसेप्ट अगर सीख जाएंगे तो इसमें मिस्टेक्स नहीं होंगी। इसमें समझना ज्यादा होता है, लिखना कम होता है। अगर आप समझ गए तो आपको पता चलेगा लिखने में दिक्कत आ रही है, क्योंकि समझ तो सारा गए, अब लिखें कैसे उसे। तो लिखने के लिए जितने भाई सेट आपके स्टेप्स होने चाहिए उन स्टेप्स में लिखना है, उनको छोड़ना नहीं है। जैसे जैसे आपने सोचने की प्रक्रिया करी है वैसे वैसे उतारते जाना है, सब कुछ लिख जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं। ओके, गुड बाय एवरीवन।